हेलो स्टूडेंट्स, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देख लिया था। मैंने आपको ये बताया था कि मेजरमेंट में हम तीन चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। किस किस का? एक हम करेंगे लेंथ का, एक मास का और एक टाइम का। तो जो अभी तक हमने सीखा है वो था कि लेंथ का मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको वो सिखा दिए थे कि जो स्मॉल लेंथ है वो कैसे मेजर करनी है और जो लार्ज लेंथ है वो किस तरह से मेजर हमें करनी है। तो आई होप वो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ टाइम के अलावा मास। तो तीन क्वांटिटी हमने बात की थी, कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ हम देख चुके, तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ मास। देखिए, जो मास का मेजरमेंट है तो हम बहुत छोटे मास से लेके बहुत बड़े मास तक का मेजर करते हैं, लेकिन जो इसका प्रोटोटाइप है वो कितना है? वो प्रोटोटाइप है 1 kg का। कितने का? 1 kg का। जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है NPL, तो NPL में एक मैंने बताया था ना, प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो जो जितना मैटर कंटेन करता है तो उस प्रोटोटाइप, इसको कहते हैं हम प्रोटोटाइप। इस प्रोटोटाइप का जो भी मैटर कंटेंट है वो मैटर कंटेंट किसके बराबर है? वो 1 kg के बराबर है। अब इस सिलेंडर का जो मास है उसको हम 1 kg कह रहे हैं और इसी को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो मास की जो SI यूनिट है, तो SI यूनिट ऑफ मास वो कितनी है? 1 kg। क्यों है 1 kg? वो मैंने आपको समझा दिया। कहाँ पे रखा हुआ है ये सिलेंडर? NPL। वैसे तो जिनेवा में है, लेकिन यहाँ इंडिया में कहाँ पे है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL में ये प्लेस किया हुआ है। जितने भी बांट बनते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल मास मेजर करने के लिए, ठीक है। अब मास की जो अदर यूनिट्स है तो वो होती है 1 क्विंटल, वो होती है 100 kg के बराबर। एक यूनिट होगी 1 टन। 1 टन किसके बराबर होगा? 1000 kg के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये तो नॉर्मल हम जो मेजर करते हैं वो है। इसके अलावा जैसे हमें इलेक्ट्रॉन का मास देखना है तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है तो हम लिख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो इतने छोटे मास से लेके हम यूनिवर्स तक का मास निकालते हैं जिसका कि 10⁻58 के आसपास है, ठीक है। अच्छा, और हम बीच बीच में जैसे अगर हम मून का मास देखें तो मास ऑफ मून होगा 10⁻23 kg। अगर हम मास ऑफ सन देखें तो वो है 10⁻30 kg। अगर हम मास ऑफ अर्थ देखें तो मास ऑफ अर्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6.4 इंटू 10⁻24-25 के आसपास आएगा। मतलब आप ये देखो कि हम छोटे से मास से लेके और बहुत बड़े मास तक मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। इनको मेजर करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग होगा। तो इस तरह से हम मास का मेजरमेंट करते हैं। मास में एक और खास बात आपको बता देता हूँ, जितना मैटर यहाँ कंटेन है, ठीक है, वो मैटर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर हम मास को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो मास की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे आपने 9th में ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो मास तो वही रहेगा लेकिन उस पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स चेंज हो जाएगा।
वो ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस प्लेनेट की बात हम कर रहे हैं। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा mg, जहां पे g की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अगर हम मून की बात करेंगे तो वहां पे g/6 है एक्सेलरेशन, तो वहां वेट अलग होगा, लेकिन मास दोनों जगह सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मास इज मैटर या मास इज इक्वल टू मैटर कंटेन्ड within the object। मास क्या है, मास इज इक्वल टू मैटर कंटेंट विद इन द ऑब्जेक्ट। अब मास जो है जितना मैटर उसके अंदर है, ठीक है, तो उसी के बराबर है। जैसे अगर कोई पर्सन स्लिम है या कोई फैटी है, जैसे मेरा मास ज्यादा होगा, ठीक है, जो मेरे से थोड़ा सा कम दिखाई देगा उसका मास कैसा होगा, कम। जितना मैटर कंटेंट अंदर होगा, ठीक है, उसका मास उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, जगह चेंज होने से मास चेंज नहीं होता, मास विल रिमेन सेम इफ वी चेंज प्लेस, ठीक है। तो मास जो है वही रहेगा। हाँ, तो क्या चेंज होगा अगर मास चेंज नहीं होगा, तो वेट जो होगा ना, वेइंग फोर्स विल चेंज, वेइंग फोर्स चेंज होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर कंटेंट है उसको हम मास कह रहे हैं, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। जनरली जो किलोग्राम 100 kg 1000 kg, तो 100 kg को हम कहते हैं 1 क्विंटल। जो जैसे गेहूं की बोरी है, ठीक है, तो गेहूं की बोरी का अप्रोक्सीमेट जो वजन होता है वो 100 kg के बराबर होता है। ऐसे 1 टन 1000 kg, ठीक है। तो ये सब जो है यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये तो होगी बड़ी, और छोटी यूनिट जैसे 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि मास का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि हम टाइम क्या मेजर करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास देख लिया, तो मेजरमेंट ऑफ मास पे 2 न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें सोल्व करना है। हालांकि बहुत आसान है, आपने पहले जो अगर थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा हुआ है तो ये न्यूमेरिकल आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, वो कह रहा है इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg, फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 kg मास। वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 10 raised to power minus 31 kg। हमें कितने में निकालना है, 2 kg में। तो हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 kg मास, तो हम 2 kg मास को एक इलेक्ट्रॉन के मास से क्या कर देंगे, डिवाइड, kg से kg कट जाएगा, तो ये आएगा 2/9.11 इंटू 10 raised to power प्लस का 31, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 20/9.11 इंटू 10 raised to power 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 9 2 जा 18, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.2 इंटू 10 raised to power 30। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मिलके वो किसके बराबर होंगे, 2 kg मास के बराबर होंगे। तो समझ में आ गया आपको पहला न्यूमेरिकल। अगर ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर एक बार देखिए और खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार
इज इतना कितना 2.7, तो यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका कि डेंसिटी कितनी दी हुई है, तो ये है 2.7 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अज्यूम द स्टार टू बी स्फेरिकल। अच्छा, सबसे पहले आप 10th में पढ़ के आए हैं एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है। अब आप कहोगे वॉल्यूम की क्या जरूरत है, तो देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है तो वो कह रहा है स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम रख दें और डेंसिटी हमें पता है और मास कितना कह रहा है, वो कह रहा है मास ऑफ स्टार कितना है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सन। तो हम यहाँ पे मास ऑफ स्टार निकाल लें, तो मास ऑफ स्टार, तो इसका डबल करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 2 × 2 × 10⁻30 kg। मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम होता है ये, और हमें निकालना है रेडियस। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो डेंसिटी हो गई 2.7 10⁻17, मास हो गया 2 2 जा 4 इंटू 10⁻30, और वॉल्यूम हो गया 4/3 क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। 4 से 4 कट गया, तो हमें निकालना है आर, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3/2.7 10⁻30 अपॉन 10⁻17। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 30/27, मैंने पॉइंट हटा दिया और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻13। इसको सॉल्व करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻14, ठीक है। फिर इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे, तो उससे जो भी आंसर आएगा वो हमें पता लग जाएगा कि वो इस प्लेनेट की क्या होगी, रेडियस। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देख लिया, मेजरमेंट ऑफ मास देख लिया, और उन पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए। अब हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखिए, जैसे हम रोजाना सुबह जगते हैं, तो जैसे ही हम जगते हैं उस टाइम पे सूर्य निकलता है, सनराइज होता है, फिर धीरे धीरे धूप बढ़ती जाती है, फिर शाम होती है, तो फिर दिन के बाद रात होती है, फिर रात के बाद फिर से दिन होता है। इसी तरह अभी जैसे मान लो समर का टाइम है, फिर थोड़े टाइम के बाद जो है वो रेनी सीजन आ जाएगा, उसके बाद फिर विंटर आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि जो टाइम है वो क्या हो रहा है, पास। क्या हो रहा है, पास। हम कोई पूछता है ना तो हम कहते हैं क्या कर रहे हैं, कि बस कर रहे हैं टाइम पास, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे ना हो, ठीक है। तो आप पढ़ते रहेंगे घर पे, तो हम यहाँ पे टाइम डिस्कस कर रहे हैं। टाइम का मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, तो टाइम का मेजरमेंट करने के लिए हम सीजियम या क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे सीजियम से हम क्या करते हैं, सीजियम एटम के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं, तो उन वाइब्रेशंस से हम टाइम को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली कितने वाइब्रेशन जब हो जाएंगे तब हम ये कहेंगे कि हाँ इतना टाइम 1 सेकंड के बराबर होगा। पहले जो वॉच डेवलप की गई, उन वॉच में हम इस्तेमाल करते थे सीजियम एटम का। किसका, सीजियम का। तो सीजियम के जो वाइब्रेशन होते थे वो वॉच को एनर्जी प्रोवाइड करवाते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन थे, तो उसी की वजह से वो वॉच हो, क्लॉक हो, वो चलती थी। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने स्टैंडर्ड को डेवलप किया है, और अब जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे,
time is defined in terms of electromagnetic vibrations of cesium एटम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, टाइम तो कितने वाइब्रेशन, देखिए तो हम कहेंगे vibrations done by cesium atom, then this duration, जितनी देर में इतने वाइब्रेशन हुए, then this duration is known as 1 second। तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, जितनी भी क्वांटिटीज हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हम मेजर करते हैं कि भाई एक अनस्टेबल एटम कितनी देर तक अनस्टेबल रहेगा, तो अनस्टेबल रहने का जो टाइम है, टाइम ऑफ अनस्टेबिलिटी, वो सबसे कम होता है और वो है 10⁻⁻24 सेकेंड तक। कितने तक है, 10⁻⁻24 सेकेंड। इसी तरह जो सबसे ज़्यादा टाइम है, तो यूनिवर्स कितने टाइम से हमारे आसपास है, ठीक है, या हम यूनिवर्स के अंदर हैं, तो हमें तो हमारी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन हमसे पहले भी बहुत लोग जीते आए हैं। ठीक है, तो उन सब का जब से ये सृष्टि, ये संसार बना, ठीक है, तो उसका टाइम 10⁻17 सेकेंड के आसपास आता है। तो इस तरह से हम टाइम को स्मॉल से लेके लार्ज तक मेजर कर सकते हैं। जनरली जो हम टाइम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है जैसे 1 आवर, तो 1 आवर कितने के बराबर होता है, 60 मिनट्स के। 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड के। ठीक है, 1 डे किसके बराबर है, 1 डे है 24 आवर के। 1 ईयर किसके बराबर है, तो 1 ईयर हो गया 365 डेज के। ठीक है, आपको ये पता है लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जब भी हम टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। तो आई होप टाइम के बारे में थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो जितनी घड़ियां वगैरह हम यूज करते हैं, तो हम सीजियम एटम या क्वार्ट्ज का इस्तेमाल ना करके सीधा सीधा हम क्या कर लेते हैं, हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, पहले जो घड़ियां थी वो इसकी हेल्प से चलती थी। नोट कर लीजिए इसको एक बार, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, और एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए हमें किसी वैल्यू को मेजर करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, तो इस मार्कर की लेंथ हमने मान ली कि इस मार्कर की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ट्रूली कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर तो मेजर होगी नहीं, जब हम इसको मेजर करेंगे तो हो सकता है ये 5.1 आ जाए, 5.2 आ जाए, या 4.9 आ जाए। ठीक है, तो जो हम मेजर करते हैं, अगर मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास है, तो जितनी ट्रू वैल्यू के पास वो आएगी, हम ये कहेंगे कि वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट है। क्या कहेंगे, उतनी ही एक्यूरेट है। तो सबसे पहले हम एक्यूरेसी बता रहे हैं। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज the measured value to the true value। ठीक है,
कि कितना आसपास है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमें ये पता है कि g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो आ गया 9.80 या 9.82, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ ये वैल्यू ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने मेजर किया 9.7, 9.6, अब मैं इनमें से पूछूं कौन ज़्यादा एक्यूरेट है या किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, मान लो मैंने 3 वैल्यू दे दी, तो आप कहोगे ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये वैल्यू इसके आसपास है। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, हाउ क्लोज। ठीक है, कि जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने पास है। ठीक है, तो जितने पास वो ट्रू वैल्यू के होगी, जितने क्लोज होगी, उस वैल्यू को हम उतनी ही एक्यूरेट बोलेंगे। ठीक है, तो इफ क्लोजनेस इज मोर मीन्स मोर एक्यूरेट। ठीक है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिसीजन। क्या पढ़ रहे हैं, प्रिसीजन। क्या होगा प्रिसीजन, देखो अगर मान लो हम कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, और मैंने कहा इसकी वैल्यू मेजर करके बताओ, तो 5.1 मेजर की, एक ने किया 5.123। अब आप देखना, मैंने वैल्यू मेजर की एक बार 5 सेंटीमीटर मैंने बताया, किसी और ने बता दिया कि ये तो 5.1 सेंटीमीटर है, एक ने बताया कि ये 5.13 सेंटीमीटर है, एक ने बताया 5.135 सेंटीमीटर है, एक ने कहा 5.1357 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप देखो ये जो वैल्यू है ये कम प्रिसाइज है, मतलब इसका प्रिसीजन कम है। जितनी ज़्यादा पॉइंट में हम इसको मेजर कर लेते उतना ही ये प्रिसाइज हो जाएगा। प्रिसाइज का मतलब है बिल्कुल बारीकी से मेजर करना, एक तरह से आप कह सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको पहले लेंथ में बताया था कि अगर मीटर स्केल से मेजर करोगे तो वो मिनिमम से मिनिमम इतना कर सकता है 10⁻⁻3। अगर आप वर्नियर स्केल से मेजर करोगे, ठीक है, तो वो कितना मेजर कर सकता है 10⁻⁻4 मीटर। अगर आप स्क्रू गेज से मेजर करोगे, ठीक है, तो वो कितना मेजर कर सकता है, वो होता है 10⁻⁻5 मीटर। तो मान लो अगर हम इससे मेजर करते तो हमें रीडिंग कितनी मिलती 5.1 सेंटीमीटर। अगर हम इससे करते तो मिलती 5.13 सेंटीमीटर। अगर हम इससे करते तो 5.135 सेंटीमीटर। समझ गए? तो जो जितना ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मेजर करेगा वो इंस्ट्रूमेंट हम उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से करने के लिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर ट्रू वैल्यू के पास है तो वो एक्यूरेट कहलाएगा, और उसमें जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद हम कितने डेसिमल पॉइंट तक हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो वो उसको प्रिसाइज बनाता है। ठीक है, समझ गए या नहीं? तो ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम वैल्यू मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट कहलाएगा। कैसे? अगर हम मीटर स्केल की बात करें तो ये 1 mm मेजर करता है, तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या हुआ? 1 mm। वर्नियर कैलिपर 0.1 mm मेजर करता है, और जो स्क्रू गेज है वो 0.01 mm मेजर करता है। ठीक है, समझ गए? तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए।